हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 7 नवंबर 2020 के। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आरआरबी एनटीपीसी के टेस्ट पैकेजेस आ चुके हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो बच्चे सीजीएल टियर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये सभी करंट अफेयर्स आप जाकर pendulumvideo.com पर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आप क्विजेस अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाकी जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसको भी आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले हम जो प्रीवियस डे की न्यूज़ है उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज इंडिया स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशंस ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट अडॉप्टेड एट यूनाइटेड नेशंस। तो भारत ने 2 रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था जिनको 1982 और 1998 में के समय से ही टेबल कर दिया गया था यूनाइटेड नेशंस में अडॉप्ट करने के लिए, और अब जाके यूएन जनरल असेंबली ने इनको अडॉप्ट कर लिया है। इसमें 2 रेजोल्यूशंस हैं, कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और दूसरा है रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन्स क्लस्टर। तो बेसिकली दोनों ही रेजोल्यूशंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके यूज़ को प्रोहिबिट करना है। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर्म्स कमेटी। तो एक कमेटी बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, जिसमें प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो उसको हेड कर रहे हैं। प्रसार भारती के सीईओ कौन है? शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, ये सीईओ हैं प्रसार भारती के, तो ये इस कमेटी को चेयर करेंगे। और ये जो कमेटी है ये जो टेलीविजन रेटिंग एजेंसीज की गाइडलाइंस हैं उनको रिव्यू करेगी और साथ ही जो ट्राई के रिकमेंडेशंस हैं फॉर टेलीविजन रेटिंग सिस्टम उनको भी ये स्टडी करेगी। नेक्स्ट इज एमओयू वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, और इस एमओयू को साइन करने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये हेल्थ और मेडिसिन की फील्ड में साइन होना है। इसके अलावा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एमओयू साइन जो होना है मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन से रिलेटेड, वो भी अप्रूव हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने एक इंडिया और यूके के बीच में एक और एमओयू की साइनिंग को अप्रूवल दे दिया है, दैट विल बी इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा भारत और स्पेन के बीच में भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और वो होगा इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, इसके अलावा इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड द एडवांस वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है ये पहले लॉन्च किया गया था, अभी इसका जो एडवांस्ड वर्जन है वो भारत के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया गया है। और पिनाका सिस्टम को डीआरडीओ की जो लैब्स हैं ARDE और HERML इन्होंने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है ये हर वर्ष 5 नवंबर को मनाया जाता है, और इस वर्ष जो है यहाँ पर टारगेट ई जो सेंडाई 7 कैंपेन का है उसको टारगेट किया गया है, जिसमें यही है कि कंट्रीज को कैसे एनकरेज किया जाए कि वो नेशनल लोकल लेवल पे डिजास्टर के रिस्क को कम कर सके। नेक्स्ट इज की डिक्लेरेशन साइंड इन इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भारत में ऑर्गेनाइज की गई इंडिया CEO फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया, ठीक है, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्लाइमेट चेंज में पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट करेगा, उससे रिलेटेड डिक्लेरेशंस थे। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्राइवेट सेक्टर का, तो यहाँ पर जो इंडिया के INDC टारगेट है जो पेरिस समझौते में जो 2015 में साइन हुआ था उसमें जो डिस्कस किए गए थे वहाँ पर वो उनको अचीव करने में मदद करेगा। नेक्स्ट इज MOU साइन बिटवीन प्रसार भारती एंड भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंतर्गत है। और ये MOU साइन करने का पर्पज़ यही है कि लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं स्पेशली उनको, क्योंकि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ तक क्वालिटी एजुकेशन को पहुँचाना सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर जो DTH चैनल्स होंगे जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किए जाएंगे DD फ्री डिश व्यूअर्स को, ताकि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके और साथ ही स्किल डेवलपमेंट भी प्रोवाइड किया जा सके।
नेक्स्ट इज टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, ये इनॉग्रेट किया गया बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, जो कि प्रहलाद सिंह पटेल हैं। ये केरला में इनॉग्रेट किया गया है टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर अंडर द प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम है जिसमें जितनी भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको डेवलप करना, वहाँ तक पहुँचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, वहाँ पे रहने के लिए टूरिस्ट की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करना, ये सब इसका एम है प्रसाद स्कीम का। इसकी फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इसमें अभी 40 से ऊपर साइट्स जो हैं वो कवर की गई हैं। तो ये तो थी प्रीवियस डे की न्यूज़। अब हम देखते हैं आगे की न्यूज़। सो फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। ये 6 नवंबर को मनाया जाता है। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए हर साल 6 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। United Nations Environment Assembly has adopted a resolution on 27 May 2016 to recognize the importance of healthy ecosystems and sustainably manage natural resources to limit the risk of armed conflict। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने स्वस्थ पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्व को पहचानने और सशस्त्र संघर्ष के जोखिम को सीमित करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रबंधन करने के लिए 27 मई को ये संकल्प अपनाया था कि हर वर्ष 6 नवंबर को ये दिन मनाया जाएगा। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब भी कोई वॉर होता है या आर्म कन्फ्लिक्ट होता है तो कैसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसी एक हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 6 नवंबर, 6 दिसंबर, 6 मार्च और 6 अप्रैल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 6 नवंबर। नेक्स्ट इज चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ मेंटेनेंस टू डिजर्टेड वाइफ्स। तो 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो भी वाइफ्स हैं, असहाय वाइफ्स हैं, तो जिनको मेंटेनेंस या एलिमनी दी जाती है, तो उसमें चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस को भी कैलकुलेट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो डेजर्टेड वाइफ्स और चिल्ड्रन हैं उनको एलिमनी और मेंटेनेंस जो है वो उनको तभी से मिलना शुरू हो जाएगा जब से वो एप्लीकेशन फाइल करेंगे। अपने 67 पेज के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गाइडलाइंस हैं कि मेंटेनेंस में बच्चों का भी एक्सपेंसेस जोड़ा जाना चाहिए, ये हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा बच्चों और चिल्ड्रन को इन द मैट्रिमोनियल केसेस। द गाइडलाइंस ऑल्सो डील विद द ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट्स इन मैट्रिमोनियल केसेस। दिशा निर्देश वैवाहिक मामलों में अदालतों के क्षेत्र अधिकारों के अतिव्यापीकरण से भी निपटते हैं। एज पर द करंट लॉ मेंटेनेंस केसेस शुड बी सेटल्ड इन 60 डेज। तो अभी करंट लॉ के हिसाब से जो भी मेंटेनेंस के जो भी केस होते हैं ये 60 दिनों में इनको निपटाया जाना चाहिए। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इफ हस्बैंड्स वायलेट ऑर्डर्स अबाउट मेंटेनेंस दे मे फेस सिविल डिटेंशन एंड अटैचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो अदालत ने यह भी कहा कि यदि पति रखरखाव के आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें नागरिकता, हिरासत और उनकी संपत्ति की कुर्की का सामना करना पड़ सकता है। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट अ प्रायर कंडीशन फॉर ऑर्डरिंग मेंटेनेंस। तो जो हमारा CRPC कोड है सेक्शन 125 उसमें है कि जो स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज की ज़रूरत नहीं है मेंटेनेंस का ऑर्डर देने के लिए। सेक्शन 125 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डील्स विद द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस विच इज टू बी पेड टू वाइफ्स, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 रखरखाव के लिए आदेश देती है जिसका भुगतान पत्नियों, बच्चों और माता पिता को किया जाना चाहिए। सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू गाइडलाइंस रिसेंटली लेड बाय सुप्रीम कोर्ट अबाउट मेंटेनेंस बाय हस्बैंड्स टू डिजर्टेड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असहाय पत्नियों और बच्चों को पति द्वारा रखरखाव के बारे में दिए गए दिशा निर्देश में से कौन सा गलत है? मेंटेनेंस बाय हस्बैंड टू डिजर्टेड वाइफ्स विल एक्सक्लूड चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस। असहाय पत्नी को पति द्वारा रखरखाव में चाइल्ड केयर खर्च को बाहर करेगा। Deserted wives and children will get maintenance from the date of application for it। असहाय पत्नियों और बच्चों को इसके लिए आवेदन की तारीख से रखरखाव मिलेगा। Husbands may face attachment of their property if they violate
मेंटेनेंस ऑर्डर्स, तो यदि वे रखरखाव के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो पतियों को अपनी संपत्ति के लिए कुर्की का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नॉट अ प्रायर कंडीशन फॉर ऑर्डरिंग मेंटेनेंस, रखरखाव का आदेश देने के लिए शादी का सख्त सबूत एक पूर्व शर्त नहीं है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस को इंक्लूड किया जाएगा। सो नेक्स्ट इज जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग कैरेट बांग्लादेश 2020 लॉन्च की गई है बाय द नेवीज ऑफ बांग्लादेश एंड यूएस। इसका इनॉग्रल प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन हेल्ड हुआ एंड इसमें जो कमांडर ऑफ बांग्लादेश नेवी हैं उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी को प्रेसाइड किया। इसमें यूएस के जो कमांडर हैं एक्सपीडिटरी स्ट्राइक ग्रुप के, उन्होंने भी इनॉग्रल प्रोग्राम में कुछ बातें कहीं। इसका जो सी फेज है वो हेल्ड होगा बे ऑफ बंगाल में बिटवीन द टू नेवीज। पीपल टू पीपल इंटरैक्शंस एंड डिफरेंट प्रोफेशनल एक्सचेंजेस हैव बीन पार्ट ऑफ कैरेट एक्सरसाइज। तो इसमें एक्सरसाइज के अलावा जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है, पीपल टू पीपल इंटरैक्शन होता है, वो भी इसका पार्ट होता है। लेकिन इस साल ये नहीं किया जाएगा, मतलब फेस टू फेस नहीं होगा, ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा कोविड-19 के कारण। ये जो कैरेट एक्सरसाइज है ये एक एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज है जो यूएस स्टेट्स पैसिफिक फ्लीट, जो कि यूएस नेवी की एक कमांड है, उसके साथ जो है ये अलग अलग आसियान मेंबर्स के साथ कंडक्ट की जाती है। एंड currently exercise कैरेट इज कंडक्टेड विद द नेवीज ऑफ 9 nations, बांग्लादेश इज वन ऑफ देम। तो करंटली अब ये जो कैरेट एक्सरसाइज है ये 9 देशों के द्वारा कंडक्ट की जाती है एंड इसमें बांग्लादेश एक हिस्सा है। ठीक है, सो क्वेश्चन आपके लिए, कैरेट बांग्लादेश 2020 is an exercise between Bangladesh Navy and Navy of which of the following countries? Cooperation afloat readiness and training बांग्लादेश 2020 बांग्लादेश नौसेना और निम्न में से किस देश की नौसेना के बीच एक अभ्यास है? यूके, जर्मनी, यूएस एंड जापान। तो ये जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको ये पता होनी चाहिए। नेवल मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भी होती हैं ये। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज यूएस। नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू ने इंटरनेशनल सत्वाधानम जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। अवधानम जो है ये पोएट्री लिटरेरी प्रोजेस का एक टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि लिटरेरी पोजेस दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करना होता है, इस तरह से पोएम्स को इम्प्रोवाइज करना होता है एंड ये इसमें एक पर्सन की जो कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है कि वो मल्टीपल टास्क इस तरह के वो कर सकता है ना नहीं कर सकता है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय डॉक्टर मेदासनी मोहन और ये श्री कृष्णा देव राय सत्संग के द्वारा ये के तत्वाधान में ये किया गया है तिरुपति में। एंड अवधानम क्या है? ये एक लिटरेरी परफॉर्मेंस पॉपुलर है बहुत पुराने ज़माने से एंड ये इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट अब किया जाता है। सो क्वेश्चन है, डैश इज अ लिटरेरी परफॉर्मेंस रिसेंटली लॉन्च्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा शुरू किया गया एक साहित्यिक प्रदर्शन है। तत्वाधानम, अवधानम, कृष्ण अट्टम एंड नन ऑफ द अबव। So very easy question. The correct answer is option B, that is Avdhanam. Next is virtual bilateral summit between PM Modi and Italian PM Giuseppe Conte was held. And इस virtual bilateral summit में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरैक्शंस हुआ था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साइन एग्रीमेंट हुए थे एंड इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के साथ भी कुछ MOU साइन हुए। इटली की रैंक जो है 5th है अमंग इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन EU एंड जर्मनी, बेल्जियम, यूके और फ्रांस जो है वो फर्स्ट 4 प्लेसेस पर हैं। 2019 में भारत और इटली के बीच में 9.52 बिलियन यूरोस का ट्रेड हुआ था एंड इन द फॉर्म ऑफ अ वर्चुअल बायलैटरल समिट दोनों लीडर्स को ये मौका मिला कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो भी बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो भी द्विपक्षीय संबंध है, उसको और बेहतर किया जा सके, उसके लिए कुछ व्यापक रूपरेखा जो है वो तैयार की जा सके। इटली जो है जिसकी कैपिटल रोम है, करेंसी यूरो है, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं इटली की। ये यूरोपियन कंट्री है जिसका लॉन्ग मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन है एंड ये अभी यूके के साथ मिलकर COP26 को होस्ट करेगी जो नवंबर 2021 में कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पे प्रेसिडेंट सर्गियो माटरेला हैं एंड जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ग्यूसेप कॉन्टे हैं।
सो क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज इंडियाज फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ईयू? निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ में भारत का पांचवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? जर्मनी, बेल्जियम, यूके एंड इटली। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इटली। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक एमओयू पर साइन किए हैं ताकि प्रायोरिटी डिलीवरी हो सके 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस की। इस एमओयू को साइन करने के दौरान हेल्थ मिनिस्टर बांग्लादेश के, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री के हैं बांग्लादेश के, और बाकी ये दोनों कंपनियां यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सभी प्रेजेंट थे जब ये एमओयू साइन हुआ। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जहीद मलेके ने कहा कि 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीनेट किए जाएंगे फ्रॉम द 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस, क्योंकि हर बंदे को कम से कम 2 डोज की आवश्यकता होगी। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश कौन है? विक्रम दोराईस्वामी। इन्होंने कहा कि वाई वैक्सीन फ्रॉम इंडिया, मतलब क्यों इंडिया से ही वो वैक्सीन लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो इंडिया से है उनका प्राइस बेहतर है और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काफ़ी आसानी रहेगी बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश इंडिया का पड़ोसी देश है। कोविड-19 वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो फाइनल स्टेजेस में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो एस्ट्राजेनेका मिलकर बना रहे हैं। एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटिश स्वीडिश फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूके में है, और हमने पढ़ा था कि इसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे जो है वो इनकी हेल्प करेगा इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में। बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है बांग्लादेश की, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ये वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है भारत की, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और इसको सीरस पुणेवाला ने जो है फाउंड किया था। बांग्लादेश की हम बात करें, इसकी कैपिटल ढाका है, बांग्लादेशी टका इसकी करेंसी है। यहाँ पे प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद हैं और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। ये ईस्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल पर। यहाँ पर आप बांग्लादेश की लोकेशन देख सकते हैं। ये अपना बॉर्डर वेस्ट बंगाल, इधर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ शेयर करता है। कंट्रीज में ये भारत और म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट्स हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Beximco Pharmaceutical Limited and Serum Institute of India for priority delivery of 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेज? निम्नलिखित में से किस सरकार ने 3 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन खुराक की प्राथमिकता वितरण के लिए बेमेस्को फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल, गवर्नमेंट ऑफ यूएस एंड गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि बांग्लादेश की जो सरकार है वहां पर ये एमओयू साइन हुआ है उनके साथ। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह की जो इंसल्ट है, किसी हर तरह का जो अपमान है, वो SC/ST का जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, उसके अंदर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए अगर किसी SC/ST पर्सन है कोई, उसका अगर किसी ने अपमान किया है तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधे अपराध घोषित कर दिया जाएगा। सो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कि खाली की विक्टिम अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है जो भी कंप्लेन कर रहा है, और अगर उसकी इंसल्ट की गई है तो उसको सिंपली ऑफेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि किसी का इरादा उसको ह्यूमिलिएट करने का ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि इस लॉ का कुछ गलत फायदा उठाया गया है, कि थोड़ा सा किसी ने कुछ बोला एंड आप उसको कैटेगरी में डाल दो कि मेरा अपमान किया गया है, एंड देन क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट डिटेंशन होता है, अरेस्ट कर लिया जाता है इस केसेस के अंदर, ऐसे अगर कोई किसी का अपमान करता है। सो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होगी। सो यहाँ पे 3 जज की जो बेंच थी, जिसमें जस्टिस L नागेश्वर राव लीड कर रहे थे, और ये उन्होंने हितेश वर्मा से ये अपील जो है हियर कर रहे थे, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत बुक्ड थे। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये 9 सितंबर 1989 में पास किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 31 मार्च 1995 को नोटिफाई किया, और उसके बाद से जो एक्ट है इसको 2013, 2014, 2015 और 2018 में अमेंड किया गया, इसमें संशोधन किया गया था।
काफ़ी चर्चा में रहता है ये एक्ट अपने विवाद की वजह से। सो क्वेश्चन आपके लिए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर डैश। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। 1995, 1989, 1982 एंड 1987। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 1989। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल विद्या देवी भंडारी। उन्होंने इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे को ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी से सम्मानित किया है। ये पद उन्होंने दिया है, नेपाली सेना का मानद रैंक प्रदान किया गया है। 5 नवंबर को एक स्पेशल सेरेमनी हेल्ड हुई जहां पर ये उनको सम्मान दिया गया एट द प्रेसिडेंशियल ऑफिशियल रेजिडेंस शीतल निवास। सो यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं किसी किसी एग्जाम में कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है इन नेपाल उसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। देन जनरल एम नरवणे वॉज ऑल्सो प्रेजेंटेड, इनको एक स्वॉर्ड दी गई थी, एक तलवार भेंट की गई थी और साथ ही में एक स्क्रॉल भी दिया गया था फंक्शन के दौरान। एंड वो अभी नेपाल में 3 डे विजिट के लिए गए थे, उसी के दौरान इनको ये सम्मान दिया गया। जनवरी 2019 में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने इस तरह का ही सम्मान नेपाल के आर्मी चीफ जनरल पूर्ण चंद्र थापा को दिया। ही वॉज मेड द ऑनररी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाली आर्मी, ये ट्रेडिशन जो है 1950 में स्टार्ट हुआ था। 1950 में पहली बार ये जो हमारे जनरल के एम करियप्पा थे, जो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे, उनको इस टाइटल से नवाजा गया था। सो क्वेश्चन आपके लिए, प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ग्रांटेड इंडियन आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे एज द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ आर्मी ऑफ इट्स कंट्री। तो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को अपने देश की सेना का मानद रैंक प्रदान किया है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। नेक्स्ट इज जॉन मगुफुली, ही हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। अगले 5 साल के लिए वो फिर से तंजानिया के राष्ट्रपति बन चुके हैं एंड ये उनका सेकेंड टर्म होगा एज द प्रेसिडेंट। वो पार्टी ऑफ रिवोल्यूशन से संबंधित हैं एंड उनको टोटल 85% वोट मिला कुल वोटों का। उन्होंने जो उनके ऑपोजिट थे टुंडू लिसु, उनको 13% ही वोट मिला, उनको हराया उन्होंने। तंजानिया की जो गवर्नमेंट है इसमें प्रेसिडेंट होते हैं और नेशनल असेंबली होती है, और जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्ट पॉपुलर वोट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए। सो तंजानिया की हम बात करें तो इसकी लोकेशन है, ये ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है। ये अपना बॉर्डर युगांडा, केन्या, कोमोरोस आइलैंड, देन इंडियन ओशन, मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी और कॉन्गो के साथ अपना ये बॉर्डर शेयर करता है। जो माउंट किलिमंजारो है फेमस, जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पीक है, माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में लोकेटेड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर लोकेटेड है। इसकी जो कैपिटल है वो डोडोमा है और जो करेंसी है वो तंजानिया शिलिंग है। सो क्वेश्चन आपके लिए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया? तंजानिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जॉन पॉम्बे मगुफुली, उहुरु मुगई केन्याता, मोहम्मद बुहारी एंड अतीकू अबूबकर। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। गाइस कीप कमेंटिंग द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जॉन पॉम्बे मगुफुली। नेक्स्ट इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड जो है वो स्टूडेंट्स को प्रदान किए हैं, और ये स्टूडेंट्स को दिए गए हैं द कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इनोवेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरेशंस एंड सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। तो इन 2 कैटेगरी में दिए गए हैं। पहली कैटेगरी जो कि है अभी जो हमने पढ़ा था पूरा, ये इसमें 14 अवार्ड्स दिए गए हैं और 11 अप्रिशिएशन अवार्ड दिए गए हैं। वहीं जो दूसरा अवार्ड है, ठीक है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सृष्टि GYTI, दैट इज सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड इनिशिएटिव्स फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ओके, सो इसमें दिए गए हैं टोटल 7 अवार्ड्स और 16 अप्रिशिएशन अवार्ड्स दिए गए हैं। देन गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस अवार्ड की हम बात करें
सो ये स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ताकि उनमें जो भी इनोवेशंस है, जो भी नवाचार है, उसको प्रोत्साहित किया जा सके इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन। सो इसमें क्वेश्चन आपके लिए, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल अवार्ड इज गिवन फॉर द इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डैश। गांधीवादी युवा तकनीकी पुरस्कार डैश के क्षेत्र में नवाचार के लिए दिया जाता है। इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, ऑल ऑफ द अबव। तो किस फील्ड में दिया जाता है? इन सभी फील्ड में दिया जाता है, इसलिए डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020, ये अभी हेल्ड हुई एंड इसको प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया। The Prime Minister said that India has the huge potential to attract huge investment in different sectors, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो रिलायबिलिटी के साथ रिटर्न होना चाहता है तो वो इंडिया की ग्रोथ का पार्ट बन सकता है। इसके अलावा उन्होंने मेंशन किया कि इंडिया ने किस तरह से डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए, जैसे वन नेशन वन टैक्स, देन कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, उसके अलावा न्यू मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, आईटी असेसमेंट के लिए फेसलेस रिजीम को लेकर आना। तो ये सब जो कुछ स्टेप्स थे ये भारत गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, ये उन्होंने मेंशन किए। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है कि 1.5 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाए अंडर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जिससे इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। India has opened new possibilities in the field of agriculture and education. So government is planning to make India an agriculture export hub with the help of technology and modern processing solutions. So भारत के पास बहुत सारी possibilities हैं in the field of agriculture and education, और भारत चाहता है कि इंडिया को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनाया जाए, यहाँ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हों बहुत सारे। और ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, हम मॉडर्न प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस का इस्तेमाल करें, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। भारत एक सस्टेनेबल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है, एक स्थायी अर्थव्यवस्था की तरफ मूव कर रहा है। सो इट इज़ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फील्ड ऑफ क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एट्सेट्रा। तो बेसिकली यहाँ पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यही चीज़ पर जोर दिया गया कि कैसे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए, क्या इंडिया ने अचीवमेंट्स किए हैं अभी तक। India has seen a 13% rise in FDI inflows in the last 5 months. तो भारत ने पिछले 5 महीनों में FDI प्रवाह में 13% की वृद्धि देखी है। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इंश्योर्ड इन्वेस्टर्स दैट गवर्नमेंट वुड हेल्प देम इन एवरी एस्पेक्ट। तो पीएम ने निवेशकों से कहा कि आप पैसा इन्वेस्ट करिए और सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। सो क्वेश्चन आपके लिए, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2020 हैज बीन चेयर्ड बाय डैश। आभासी वैश्विक निवेशक गोलमेज सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता डैश द्वारा की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई के गवर्नर एंड प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो भी डेली करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है सभी कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, और इसी तरह से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।